गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे कोशिकांग और कोशिकांग में भी केंद्रक के बारे में बात की हमने। केंद्रक जो है कोशिका के बीचों बीच, अगर पादप कोशिका की बात करते हैं तो पादप कोशिका में थोड़ी एक तरफ, क्योंकि रिक्तिका जो है बड़ी साइज की होने के कारण वो एक तरफ स्थानांतरित हो जाता है, अर्थात परिधि की ओर पाया जाएगा। जबकि जंतु कोशिका की बात करते हैं तो जंतु कोशिका में केंद्रक कहाँ पाया जाता है? कोशिका के मध्य में पाया जाता है। तो उसके बाद में यहाँ पर एक सूत्र की अपने बात की थी कि जो हर्टविंग के द्वारा दिया गया था वो था NP बराबर VN माइनस BC माइनस VN। तो VN जो था ये तो क्या था, अगर NP की बात करते हैं तो NP न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स अर्थात केंद्र द्रव्यीय सूचकांक या केंद्रकीय द्रव्यीय सूचकांक था। तो NP बराबर क्या था? केंद्रक द्रव्यीय सूचकांक। और Bn की बात की हमने, Bn बराबर क्या हो जाएगा, या ये हो जाएगा केंद्रक द्रव्य का आयतन। केंद्रक का आयतन है केंद्रक द्रव्य का आयतन, न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य का आयतन। Vc बराबर साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव का आयतन। ये क्या था? कोशिका द्रव का आयतन। अब इनके आयतन जो है वो कोशिका के अंदर क्या रहते हैं? संतुलित रहते हैं। परंतु अगर Vc का मान बढ़ता है, यहाँ पर किसका मान बढ़ेगा? Vc कोशिका द्रव का आयतन बढ़ता है। कोशिका द्रव का आयतन बढ़ते ही NP का आयतन जो है यहाँ पर बिगड़ जाएगा, और बिगड़ने के कारण कोशिका असंतुलित हो जाएगा, और फिर जाके कोशिका में क्या हो जाएगा? विभाजन होगा। तो विभाजन से कोशिका NP के मान को क्या कर लेती है? संतुलित कर लेती है। अर्थात कोशिका विभाजन द्वारा NP के मान को संतुलन किया जाता है। तो NP का मान जो Vc का मान बढ़ेगा, यहाँ पर इसका मान अगर इंक्रीज होगा तो इनका मान बिगड़ जाएगा। बिगड़ने से NP संतुलित हो जाएगा, और NP का मान है संतुलित होने पर क्या होगा? कोशिका विभाजित होगी। कोशिका विभाजित होगी, पुनः NP के मान को क्या कर लेगी? संतुलित कर लेती है। तो दूसरी बात ये हो गया, नहीं हो गया? तो इस तरीके से कोशिका विभाजित होकर इसके मान को संतुलित कर देती है। अगर यहाँ पर अगर कोशिका केंद्रक की संरचना की बात करते हैं, केंद्रक की संरचना, ये अपन बोल सकते हैं पहले यहाँ पर जो केंद्रक जो पाया जाता है, सामान्यतः एक कोशिका जो है, एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है। सामान्यतः एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है। परंतु जैसे पैरामीशियम है, जैसे पैरामीशियम अगर बात करते हैं यहाँ पर, जैसे पैरामीशियम है, पैरामीशियम के अलावा भी उपास्थि है। उपास्थि के अलावा जैसे फंजाई जो होते हैं उनमें पैरामीशियम उपास्थि, दो केंद्रक पाए जाते हैं। और भी ज़्यादा पाया जा सकते हैं, जैसे अभी फाइकोमाइसिटीज है या और फंजाई जो है उनमें क्या पाया जाता है कि एक कोशिका के अंदर एक से अधिक केंद्रक पाए जाते। बाउचेरिया है,
केंद्रक की संरचना में तीन कौन कौन से भाग होंगे? संरचना में अगर देखेंगे सबसे बाहरी भाग जो होगा वो होगा केंद्रक झिल्ली। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो क्या आ जाए? केंद्रक द्रव्य या केंद्रिका बोल सकते हैं अपन, केंद्रिका न्यूक्लियोलस, केंद्रक द्रव्य। और अगर बात करेंगे केंद्रक द्रव्य के बाद में क्रोमेटिन पदार्थ, क्रोमेटिन पदार्थ, इसमें किसके बारे में बात करेंगे? गुणसूत्र के बारे में। अगर सबसे पहला भाग जो है वो क्या है? केंद्रक झिल्ली। सबसे बाहरी भाग जो होता है केंद्रक में वो क्या होता है? केंद्रक झिल्ली। अगर अपन बात करें केंद्रक की संरचना बनाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो केंद्रक जो है वो कौन सी दोहरी झिल्ली द्वारा घिरा हुआ कोशिकांग है। इस तरीके से ये केंद्रक जो है यहाँ पर ये केंद्रक झिल्ली है। तो केंद्रक झिल्ली क्या होती है? दोहरी झिल्ली होती है, दोहरा आवरण होता है। तो ये है केंद्रक में सबसे बाहर पाई जाती है। ये है दोहरी झिल्ली होती है। उसके बाद में इसकी मोटाई की बात करते हैं, लगभग 75 एंगस्ट्रम होती है। कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रम मोटी होगी। दोनों झिल्लियों के मध्य लगभग 10 से 15 नैनोमीटर का परिकेंद्रकीय अवकाश पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है अगर केंद्रक झिल्ली की बात करते हैं तो ये जो है बाह्य झिल्ली हो जाएगी और ये जो है ये आंतरिक झिल्ली। बाह्य झिल्ली किसके संपर्क में रहेगी? कोशिका द्रव के संपर्क में रहती है। यहाँ पर बाह्य झिल्ली कोशिका द्रव की ओर तथा आंतरिक झिल्ली किधर रहेगी? केंद्रक द्रव्य की ओर होती है। तो बाह्य झिल्ली जो है अगर अपन देखते हैं कोशिका में बाहर की तरफ क्या होगा? यहाँ पर ये कोशिका द्रव होगा, नहीं होगा यहाँ पर। तो ये बाह्य झिल्ली या केंद्रक के बाहर की तरफ जो है वो क्या पाया जाएगा? कोशिका द्रव पाया जाएगा यहाँ पर। तो ये जो होगा ये क्या होगा? कोशिका द्रव। और अंदर की तरफ जो होगा वो यहाँ पर जो है ये केंद्रक द्रव्य होगा, नहीं होगा। तो बाह्य झिल्ली जो है ये तो कहाँ होगी?
तो ये क्या हो जाएगा, केंद्रक द्रव्य। अब बाहर जो है इसकी तरफ यहाँ पाई जाती है, जैसे बाहरी झिल्ली से अंतःप्रदेश जालिका जुड़ी होगी, अंतःप्रदेश जालिका पर क्या लगे हुए पाए जा सकते हैं, राइबोसोम। तो बाहरी झिल्ली जो है इस पर राइबोसोम लगे हुए पाए जा सकते हैं। तो बाह्य झिल्ली पर यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, बाह्य झिल्ली पर राइबोसोम जुड़े रहते हैं। तो बाह्य झिल्ली जो होगी उसमें कौन जुड़े होंगे, बाह्य झिल्ली पर राइबोसोम जुड़े रहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर झिल्ली जो है दोनों झिल्लियों के बीच में या क्या पाए जाते हैं, बाह्य झिल्ली या केंद्रक झिल्ली में बीच में क्या पाए जाते हैं, केंद्रक झिल्ली में बीच में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। अगर इनका व्यास देखते हैं तो लगभग 300 से 400 एंगस्ट्रम व्यास के छिद्र होते हैं। कितना व्यास होता है, लगभग 300 से लेकर 400 एंगस्ट्रम व्यास के छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। और इन छिद्रों से होकर ही जो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य जो है वो क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो इन छिद्रों में जो पदार्थ पाए जाते हैं उन पदार्थों को क्या कहा जाता है, एन्युलाई कहा जाता है। छिद्र पाए जाते हैं, तो छिद्र जो होते हैं इन छिद्रों में पाए जाने वाले पदार्थों को क्या कहा जाएगा, एन्युलाई कहा जाता है। और इन्हीं छिद्रों से होकर किसका आदान प्रदान होता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य जो है उनका आदान प्रदान होता है। अर्थात अगर अपन देखते हैं तो केंद्रक जो है, केंद्रक में क्या पाए जाते हैं, मुख्यतः क्रोमेटिन पदार्थ, और क्रोमेटिन पदार्थ में क्या होता है, डीएनए। तो यहीं पर जो है डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होगी, और डीएनए रेप्लिकेशन के द्वारा डीएनए से किसका निर्माण होगा, डीएनए का निर्माण होगा। उसके बाद में यहीं पर क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है, अर्थात ट्रांसक्रिप्शन होगा। और ट्रांसक्रिप्शन जो है उसमें डीएनए से एमआरएनए का निर्माण किया जाएगा, और एमआरएनए जो सूचना जो है उसको लेकर कहा जाता है कोशिका द्रव्य में पहुंचता है। तो जो एमआरएनए से कोशिका द्रव्य में पहुंच रहा है एमआरएनए संदेश को लेकर, तो ये किसके द्वारा आदान प्रदान होगा, इन्हीं छिद्रों के द्वारा आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पर जो केंद्रक झिल्ली जो है वो दोहरी झिल्ली के रूप में केंद्रक के चारों तरफ पाई जाती है। बाहर की तरफ इसमें कोशिका द्रव्य होगा और अंदर की तरफ क्या पाया जाएगा, केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। तो जितने भी पदार्थों का अर्थात केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के मध्य आदान प्रदान होता है इन्हीं छिद्रों के माध्यम से। तो यहाँ पर ये छिद्र पाए जाते हैं। कोशिका केंद्रक झिल्ली में पाए जाने वाले छिद्रों से ही केंद्रक द्रव्य व कोशिका द्रव्य के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान होता है।
तो दोनों के मध्य जो पदार्थों का आदान प्रदान होता है वो किसके माध्यम से होता है? केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के मध्य पदार्थों का क्या रहेगा? आदान प्रदान होता है। क्लियर? तो ये थी हमारी केंद्रक झिल्ली, जो कहाँ पाई जाती है? सबसे बाहर पाई जाती है, दोहरी झिल्ली के रूप में पाई जाती है, जिसकी मोटाई लगभग कितनी होगी? 75 एंगस्ट्रम। इनके बीच में क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? केंद्रक छिद्र कहा जाता है। और इन्हीं केंद्रक छिद्रों का जो व्यास होता है लगभग 300 से 400 एंगस्ट्रम होता है। और इनमें पाए जाने वाले, अर्थात जिनके द्वारा ये छिद्र बने होते हैं, तो इस तरीके से ये छिद्र होते हैं। और इन्हीं छिद्रों को क्या, पाए जाने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? एनुलाई कहा जाता है। अर्थात इनके द्वारा ही पदार्थ जो है कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के मध्य पदार्थों का क्या रहेगा? आदान प्रदान होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट जो कोशिकांग है, यहाँ केंद्रिका का जो भाग है वो क्या है? केंद्रक का जो भाग है वो क्या है? केंद्रिका न्यूक्लियोलस। क्लियर?